कक्षा 6 पाठ 2 न्यायमूर्ति हरिपंत। भारत के हर कोने कोने में कहानियां सुनी सुनाई जाती है, चाहे दादी या नानी से हो, चाहे माँ से हो। कहानी सुनाई और सुनी जाती है। वर्षों पहले उत्तर भारत के कई क्षेत्रों में सर्दियों में शाम को अलाव जलाकर सब लोग साथ बैठकर कहानियां सुन और सुनाया करते थे। अलाव का मतलब है सर्दियों में ठंड से बचने के लिए आग जलाया करते थे, यानी आग का घेरा डालकर वह आग को तापते थे और सेकते थे। इसको कौड़ा भी बोलते हैं बच्चों। ये कहलाती थी अलाव की कहानियां, यानी अलाव की कहानियां है, इसको कहते थे। दक्षिण भारत के विजयनगर साम्राज्य की तत्कालीन न्याय व्यवस्था की रोचक घटनाओं का मेल है यह कहानी। आज भी समाज में श्रियाला शेट्टी और विभंडक जैसे अपराधी और हरिपंत जैसे न्यायप्रिय लोग आज भी आपको मिल जाएंगे। लेखिका की मुहावरेदार भाषा और स्वाभाविक संवाद आपकी भाषा को भी सुंदर बनाने में सहायक सिद्ध होंगे। आपको पता है ना अलाव का मतलब? विजयनगर साम्राज्य में न्यायमूर्ति हरिपंत एक मैजिस्ट्रेट के रूप में प्रसिद्ध थे। वे एक बुद्धिमानी अधिकारी थे। उनके निर्णय इतने विश्वसनीय और स्पष्ट होते थे कि अपने विवाद सुलझाने के लिए देश के विभिन्न भागों से लोग वहां आते थे। वे सभी मामले बड़े ध्यान से सुना करते थे। यानी बच्चों, विजयनगर साम्राज्य में न्यायमूर्ति हरिपंत, यानी मैजिस्ट्रेट का मतलब है दंडाधिकारी बोलते थे बच्चों। ये दंडाधिकारी थे और ये बड़े प्रसिद्ध थे और बहुत बुद्धिमानी व्यक्ति भी थे और इतने विश्वसनीय से स्पष्ट तरीके से विवाद को सुलझाते थे। और इनके पास देश से विभिन्न विभिन्न अलग अलग भागों से, अलग अलग गांव से, शहरों से इनके पास विवाद को सुलझाने के लिए आते थे। हर एक मामले को बड़े ध्यान पूर्वक सुनकर यह विवाद को सुलझाते थे। उसी नगर में शिरियाला शेट्टी नाम का एक लालची व्यापारी रहता था। वह घी का व्यापार करता था। उसके दुकान में 20 पीपा घी था। वह 15 पीपों में बढ़िया घी और अन्य 5 पीपों में मिलावटी घी रखता था, जो वह ग्राहकों को बेच देता था, परंतु इसके बारे में किसी को पता न था। इस तरह धोखे से उसने बहुत सारा पैसा कमा लिया था। उसी नगर में शिराला शेट्टी नाम का एक बहुत बड़ा व्यापारी था। वह बहुत लालची व्यापारी था और वह घी का व्यापार करता था। 15 पीपा यानी तेल को रखने वाला ड्रम हो या लकड़ी का या लोहे का, वो टीन बोलते ना, उसको पीपा बोलते हैं बच्चों। यह 15 यानी 15 पीपे थे। वह बढ़िया घी रखते थे, पर 10 के अंदर वह अच्छे यानी बहुत अच्छे घी के भर कर रखता था और 5 पीपे में साधारण घी यानी मिलावटी घी रखता था और इससे वह मिलावटी कर 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 बेचता था और इससे बहुत सारा धन या पैसे भी कमा लिया था। आज के विपरीत उन दिनों कोई भी मिलावटी खाद्य पदार्थ बेचना अपराध था। ऐसा करने वाले व्यक्ति को कड़ा दंड दिया जाता था। इसलिए राज्य के सभी व्यापारी मिलावटी खाद्य सामग्री बेचने से डरते थे, परंतु शिर्याला शेट्टी ऐसा नहीं था। वर्षों से भाग्यवश वह बसता चला जा रहा था। यानी उस जमाने में मिलावटी खाद्य पदार्थ बेचना बड़ा अपराध था, यानी बहुत बड़ा दंड दिया जाता था। मगर आजकल मिलावटी व्यापार कॉमन हो गया है, नहीं मामूली हो गया है बच्चों। तब के जमाने में बड़ा अपराध समझकर उन्हें बहुत कड़ा दंड दिया जाता था। इसलिए राज्य के सभी व्यापारी मिलावटी खाद्य बेचने से डरते थे, मगर शिराला शेट्टी वह वर्षों से बच गया था, यानी यह मिलावटी खाद्य पदार्थ बेचता था। वह दिन शिराला शेट्टी के लिए दुर्भाग्यपूर्ण था, जब एक नियमित ग्राहक उसके इस घाल-मेल को सहन नहीं कर पाया। उसने मैजिस्ट्रेट हरिपंत से उसकी शिकायत कर दी। यानी एक सामान्य ग्राहक आया, उसने हरिपंत से शिकायत कर दी, उसको सहन नहीं हुआ। मैजिस्ट्रेट ने राजा के सिपाहियों से इसकी जांच कराई तो पता चला कि मिलावट का आरोप सही था। शीघ्र ही श्रियाला शेट्टी पकड़ा गया और न्यायिक अदालत में पेश किया गया। हरिपंत ने राजा के सेवकों से कहा कि जांच करने पर उसकी मिलावट का अपराध पता चला। हाँ, ये सही है, यह मिलावट करके बेचता है करके पता चला, तो उसको पकड़ लिया गया और न्यायिक अदालत में उसे पेश किया। हरिपंत ने कहा, शेट्टी, यह जानते हुए भी कि तुम्हें
इसका दंड मिलेगा। तुम एक गंभीर अपराध करते रहे, तुम इतने वर्षों से लोगों को ठग रहे हो, तुम्हारा अपराध साबित हो गया है और तुम्हें दंड मिलना ही चाहिए, परंतु मैं तुम्हें 3 में से एक सजा चुनने का अवसर देता हूँ। यानी मजिस्ट्रेट यानी दंडाधिकारी ने राजा के सिपाहियों से कहा, इससे जांच पड़ताल करो। जांच पड़ताल करने के बाद पता चला कि ये श्रीयाला शेट्टी बहुत मिलावट करके बेच रहा है, बहुत वर्षों से बेच रहा है। तो हरिपंत ने कहा कि इतना बड़ा दंड देने के बावजूद ऐसा अपराध कर रहे हो और आपको सजा जरूर मिलेगी। श्रीयाला शेट्टी को न्यायालय में पेश किया गया। पहला, तुम्हें सारा घी पीना होगा, अब तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। दूसरा, तुम्हें 100 कोड़े मारे जाएंगे और मुक्त कर दिया जाएगा। तीसरा है, मुक्ति के लिए तुम्हें शासकीय कोष में सोने के 1000 सिक्के जमा करने होंगे। यानी पहला दंड था कि पूरा घी पीना होगा और पूरे पीपे खत्म करने पड़ेंगे, और दूसरा दंड था 100 कोड़े मार खाना पड़ेगा, और तीसरा दंड था कि दंड से मुक्त होने के लिए 1000 सोने के सिक्के देने पड़ेंगे। शेट्टी ने 1 मिनट सोचा और विचार किया कि 4 सोने के सिक्के देना क्या है, हाथ से पैसे धोना पड़ेगा, नहीं बहुत मुश्किल होगा मेरे लिए तो, और 100 कोड़े खाना भी बहुत कष्टदायक होगा, और तीसरा दंड मिलावटी घी पीना पड़ेगा तो पी लूंगा करके वह तीसरा दंड को चुना। जब उसने घी पीना शुरू किया तो महसूस किया कि मिलावटी खाद्य पदार्थ कितना हानिकारक होता है, और दूसरा पीपा पीने के बाद तो उल्टियां शुरू हो गई। तीसरा पीपा पीने के बाद तो उसे लगा कि वह मर जाएगा। चौथा पीने के बाद तो असंभव, इसलिए उसने दंड को दूसरा विकल्प चुन लिया। यानी उसने सोचा कि किसी तरह 100 कोड़े सहन कर लूंगा और शरीर की मालिश करवा कर स्वस्थ हो जाऊंगा, क्योंकि वह सोने के 1000 सिक्के बचाना चाहता था। 10 कोड़े खाने के बाद उसे शरीर कांपने लगा और उसके शरीर कभी कड़ी मेहनत न की थी। 20 कोड़े के बाद तो उसके को चक्कर आने लगे, और 30 कोड़े के बाद तो आंखों के सामने तारे दिखने लगे और आसमान घूमने लगा, और 40 कोड़े के बाद तो शरीर से खून आने लगा। 50 के बाद तो वह मृत प्राय हो गया, मुर्दे की तरह हो गया। इस तरह वह आर्थिक दंड भुगतने के सिवा उसके पास कोई चारा न था। देखा, इस तरह शेट्टी ने तीनों सजाएं भुगती। हरिपंत अपने काम के प्रति निष्ठावान थे और अपराधी की शक्ति या धन से प्रभावित नहीं होते थे। उसी राज्य में विभंडक नाम का एक धनवान व्यापारी भी रहता था। वह एक प्रसिद्ध और कपड़े के विशाल भंडार का स्वामी था। नगर के मध्य में उसकी दुकान थी, इसलिए नगर में आने वाला कोई भी पर्यटक उसकी दुकान की अनदेखी नहीं कर सकता था। यानी हरिपंत जी अपने काम के प्रति निष्ठावान थे। उन्हें कोई भी लालच हो, पैसा हो, उन्हें खरीद नहीं सकता था, उतने अच्छे हरिपंत थे। उसी राज्य में और एक व्यापारी था विभंडक नाम का। वह बड़ा धनवान व्यापारी था, कपड़ों का व्यापार करता था। उसका दुकान शहर के बीचों बीच था। हर एक पर्यटक दुकान के सामने से ही उसको जाना पड़ता था। एक दिन कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी और विभंडक अपने विशाल दुकान के सामने खड़ा उस पर गर्व महसूस कर रहा था। अपनी सर्दी बहुत था, उस सर्दी में विभंडक अपने दुकान के सामने अहंकार से अपने आप पर गर्व महसूस कर रहा था। उसी समय एक गरीब कूली गुनाकर समीप के रेस्टोरेंट से बहुत सी झूठन और कूड़े का बोझा उठाए निकला। यानी उसी वक्त एक गरीब कूली था ये रेस्टोरेंट से बहुत सारा कूड़ा और झूठा सब कुछ लेकर बोझा बनाकर वह निकला वहां से। ये कूड़ा करकट वह नगर के बाहरी इलाके में फेंक दिया करता था, यानी उसको बाहर नगर के बाहर ले जाकर फेंकता था। जब वह विभंड की दुकान के सामने से गुजर रहा था तो उसका पैर फिसल गया और वह दुकान के सामने ही फुटपाथ पर गिर गया। उसका बोझा खुल गया, सारा बदबूदार कूड़ा वहां चारों ओर बिखर गया। यानी विभंडक दुकान के सामने ले जा रहा था कूड़े को शहर के बाहर फेंकने के लिए, मगर उसका पैर फिसल कर वह दुकान के सामने ही फुटपाथ पे ही गिर गया।
और पूरा कूड़ा बाहर आ गया, चारों तरफ बिखर गया। गुनाहकर बहुत दुखी हुआ और डरा सिमटा वहाँ खड़ा रहा। विभंडक गुस्से से चिल्लाया, तुम में दिमाग नहीं है? देखो कितनी गंदगी फैलाई है, बदबू से भरा हाल है। किसी ग्राहक के आने से पहले इसे तुरंत साफ कर दो। मुझे दुख है साहब, मैं इसे अभी साफ कर देता हूँ, यह मेरी गलती से हुआ है। यानी गुनाहगार उसके सामने दुखी होकर खड़ा सिमटा, डरते हुए वह ऐसे खड़ा हो गया और विभंडक चिल्लाता रहा, दिमाग नहीं है तुम्हें, पूरा गंदगी फैला दी, ग्राहक आने से पहले इसको साफ कर दो करके गुनाहगार को उसने चिल्लाया। मुझे दुख है साहब, मैं इसे अभी साफ कर देता हूँ, यह मेरी गलती से हुआ, मैं फिसल गया, मुझे एक झाड़ू और एक बाल्टी पानी दिला दीजिए। गुनाहगार ने कहा, यानी यह मेरी गलती है, मैं फिसल गया था और आप एक बाल्टी पानी और एक झाड़ू दे दीजिए, मैं साफ कर दूंगा करके गुनाहगार ने विभंडक को बोल दिया। विभंडक ने दोनों चीजें दे दी और गुनाहगार ने वह स्थान अच्छी तरह से साफ भी कर दिया, परंतु विभंडक अभी भी नाराज था। विभंडक दोनों चीज दिए, झाड़ू और पानी दे दिया, करने उससे अच्छी तरह से साफ कर दिया, मगर विभंडक को अभी भी उससे गुस्सा आ रहा था और नाराज खड़ा था। तुम गीले फर्श को पोंछ कर सुखा दो, मैं तभी तुम्हें जाने दूंगा। साहब, पोंछने के लिए मेरे पास कपड़ा नहीं है और अभी तो सुबह हुई है, जब तक आपके ग्राहक आएंगे सूरज की किरणें इसे अपने आप सुखा देंगी। या साहब, अपनी दुकान से कोई पुराना कपड़ा दिला दीजिए। तुम मेरी दुकान को क्या समझते हो? क्या उसमें पुराने कपड़े भरे हुए हैं? विभंडक गुस्से में था और उसकी आंखें गुनाहगार के पुराने घिसे पिटे ऊनी कोट पर जमी थी। वह चिल्लाया, तुम अपना कोट उतारो और इससे फुटपाथ पोंछो। यानी फुटपाथ पोंछने के लिए ना करके कोट को उतार कर फुटपाथ पोंछने के लिए विभंडक ने कहा, साहब, मैं एक गरीब आदमी हूँ, आप जैसे किसी अमीर आदमी ने यह पुराना कोट मुझे सर्दियों के लिए दिया है। यदि मैं इससे फर्श साफ करूंगा तो फिर इसे पहन नहीं पाऊंगा। मैंने फर्श अच्छी तरह साफ कर दिया है, आप उसकी चिंता न करें और मुझे जाने दें। गुनाहगार ने विनती की, नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। अगर बदबू बनी रही तो मेरी दुकान में कम ग्राहक आएंगे, रोजाना मेरा हजारों रुपयों का नुकसान होगा, मतलब एक महीने में लाखों रुपए और एक साल में करोड़ों। इस तरह मेरा व्यवसाय घट जाएगा और मेरे प्रतिस्पर्धी इसका फायदा उठाएंगे। अंत में मुझे अपना व्यवसाय बंद करना पड़ सकता है और फिर मैं कंगाल बन जाऊंगा। उसकी भरपाई कौन करेगा? इसलिए यह तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम जाने से पहले इसे अच्छी तरह सुखा दो, नहीं तो मैं तुम पर मुकदमा चलाऊंगा। विभंडक की बातें सुनकर गुनाहगार घबरा गया और रोने लगा। वहां बहुत से लोग जमा हो गए, परंतु गुनाहगार के पक्ष में कोई बोलना नहीं चाहता था। ने उसके ऊपर मुकदमा डालने की धमकी दी और उसको पोंछने के लिए कहा, मेरा लाखों का करोड़ों का नुकसान हो सकता है, इसको पोंछो, अपना कोट निकालो और पोंछो कहा। और खंडक के बातों को सुनने के लिए बहुत सारे लोग जमा हो गए, मगर गुनाहगार के पक्ष में कोई खड़ा न था। किसी ने न्यायमूर्ति हरिपंत को बुला लिया। वे वहां पहुंचे। उन्होंने शोर शराबा सुना तो भीड़ में से झांक कर देखा। उन्होंने भंडक को चिल्लाते और असहाय गुनाहगार को देखा तो वे सारी स्थिति भाप गए। हरिपंत को देखकर वे भंडक शांत हो गया और जो कुछ हुआ था सब कुछ सुनाया। हरिपंत ने कहा, ठीक है, मैं निर्णय दूंगा, यहाँ गुनाहगार गलत है। यदि इस जगह से बदबू आ रही है तो विभंडक को भारी नुकसान हो सकता है और इस दशा में निश्चित रूप से तुम्हें गुनाहगार पर मुकदमा करना चाहिए। इसलिए गुनाहगार को फर्श पोंछकर सुखाने के लिए अपने कोट का उपयोग करना चाहिए। इस निर्णय से विभंडक बहुत खुश था, परंतु गुनाहगार चिंतित था। भीड़ ने भी महसूस किया कि इस बार हरिपंत का निर्णय निष्पक्ष नहीं था। कोई चारा न देख गुनाहगार ने कोट उतारा और उससे फर्श साफ किया। फर्श सूख गया, कोट गंदा हो गया और विभंडक खुश हो गया, परंतु विभंडक लोग बुदबुदाते हुए वहां से छटने लगे थे। परंतु जब उन्होंने न्यायमूर्ति हरिपंत को बोलते देखा तो रुक गए। जो विभंडक बोल रहा था उसी तरह से हरिपंत ने भी आज्ञा दी कि अपना कोट उतारो और
पूरा फर्श साफ कर दो, नहीं फुटपाथ साफ कर दो। और विभंडक के हरिपंत के बोलने पर गुनाकर ने अपना कोट उतारा और पूरा फर्श साफ कर दिया कोट उतार कर, मगर पूरा फर्श साफ हो गया, मगर वह दुखी था। सब लोगों ने ऐसे कैसे हरिपंत ने ऐसे निर्णय लिया करके सोच रहे थे, और सब लोग छाट रहे थे, सभी लोग जा रहे थे वहां से, मगर हरिपंत ने कुछ बोला। परंतु जब उन्होंने न्यायमूर्ति हरिपंत को बोलते देखा तो रुक गए, नहीं उधर ही खड़े हो गए। अब निर्णय का दूसरा भाग भी सुनिए। इस समय कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। गुनाकर के पास अब कोट नहीं है, उसे जुकाम हो सकता है और तो बुखार में तब्दील हो सकता है, और फिर बाद में निमोनिया में, क्योंकि वह गरीब है इसलिए महंगा इलाज नहीं करवा सकता, वह मर भी सकता है। उसका पूरा परिवार उसकी कमाई पर निर्भर है, इसलिए वे भूखे रह जाएंगे और उनमें से कुछ तो भूख से मर भी सकते हैं। फिर उसके परिवार में बचे हुए लोग तुम पर मुकदमा कर सकते हैं। उस दशा में तुम्हें क्षतिपूर्ति करनी होगी, वह एक बहुत बड़ी रकम होगी। विभंडक इस फैसले पर चकित था, परंतु सर, यदि उसे जुकाम हुआ तभी तो यह सब होगा। हम यदि के आधार पर तो किसी की क्षतिपूर्ति नहीं कर सकते, यह सच है। परंतु तुम्हें यह स्वीकार करना होगा कि मेरा पहला निर्णय तुम्हारे यदि पर आधारित था। यदि बदबू बनी रहती तो कम ग्राहक आते और कम मुनाफा होता, और जब गुनाकर ने तुम्हारी काल्पनिक हानि स्वीकार कर ली तो तुम्हें भी इसकी काल्पनिक मृत्यु को स्वीकार करना होगा। इसलिए कृपा करके उसे मुआवजा दो। कानून की निगाह में सब बराबर है। भंडक चिंतित हो गया। हरिपंत मुस्कुराए और बोले, विभंडक, गुनाहगार को अपनी दुकान में ले जाओ और उसे एक नया ऊनी कोट दो, जिससे उसे जुकाम, बुखार, निमोनिया आदि न हो। यहाँ एकत्र लोगों ने इस निर्णय पर तालियां बजाई और न्यायमूर्ति हरिपंत के न्याय की सराहना की। यानी पंत निर्णायक जी ने अब निर्णय दूसरा भी सुनिए करके सब लोग जा रहे थे, दूसरा निर्णय भी यह सुनाए कि इस समय कड़ाके की सर्दी तो हो रही है। गुनाकर के पास एक कोट था, मगर उसने क्या किया, फुटपाथ को पोंछ दिया। अभी आप क्या करो, उसको दुकान में ले जाओ और एक ऊनी कोट उसको दे दो, नहीं तो वह मर गए तो जो बचे कुचे लोग हैं वो आप पर मुकदमा डालेंगे और आपको बड़ा जुर्माना देना पड़ेगा, यानी बहुत पैसे देना पड़ेगा। इसीलिए अभी दुकान में ले जाओ, उसको एक ऊनी कपड़ा दे दो करके हरिपंची मुस्कुराकर बोले। और इस निर्णय से सभी लोग खुश हो गए और तालियां बजाई।